तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आपको लाए हैं 20 प्रश्न जो VVI इम्पोर्टेंट है गाइस। हर चैप्टर में से आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर हम 20-20 क्वेश्चन लाएंगे गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, अगर आप लोग UPSC तैयारी करते हैं, BPSC तैयारी करते हैं, अगर PT निकालना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में बने रहें ताकि हम आपका संपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव निकास के आपके सामने देते रहें। तो ज़्यादा नहीं गाइस, आप इस प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट बिताइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करिए। आप लोग कितना याद करे हुए हैं, इसी वजह से मैं ये स्टडी ऑफिशियल हो जाऊँ गाइस। मैं भी क्लास किया हूँ, इसी तरह से मैं अब आप सबको बताने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे गाइस। तो आप लोग चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। हम यहाँ पे ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के माने जाते थे। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे गाइस तो कमेंट में बताइए कितने प्रकार से हम स्रोत को देख सकते हैं, भारतीय इतिहास स्रोत कितने माने जाते थे। तो आप लोग बताइए गाइस। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गाइस। यहाँ पे आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। 3 तरह से देखा जाता था गाइस। अगर आप लोगों को पता होगा वो कौन कौन 3 तरह से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ऐसे बताएं, क्वेश्चन 1 लिख के और बी लिखिए और उसको बाद बताइए कि कौन कौन थे, जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं 3 स्रोत से। तो गाइस अब दूसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है गाइस कि ऋग्वेद मुक्त किस प्रकार रचनाओं से संग्रह है, गद्य से, पद्य से, नाट से, उपन्यास से। तो ये तो नाट से नहीं होगा गाइस, ये तो उपन्यास से भी नहीं होगा, ये गद्य से भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो गया गाइस, यहाँ पे आप लोग सही उत्तर हो गया बी। आप लोग बने रहिए और चैनल को नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो वीडियो हो वो आपके पास चला जाए। तो गाइस अब तीसरा ऑप्शन के बाद पहुँचते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं तीसरा ऑप्शन गाइस। तो यहाँ पे आपका पाणिनि अष्टाध्याय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाणिनि अष्टाध्याय किस विषय से संबंधित है। तो आप लोग बताइए गाइस, पाणिनि अष्टाध्याय किस विषय से संबंधित है। अगर आप लोगों का उत्तर पता हो गाइस तो ज़रूर बताइए। तो गाइस यहाँ पे ये पाणिनि है जो सबसे पहले व्याकरण की रचना की थी गाइस। पाणिनि है जो व्याकरण की रचना की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है गाइस, आपका ऑप्शन नंबर है जो बी करेक्ट है। तो गाइस अपने दोस्तों जो भी तैयारी करते हो उनके पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो छूट ना जाए। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर गाइस यहाँ पे हम लोग। तो गाइस आगे प्रश्न की ओर आगे हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे चौथा आपका प्रश्न नंबर आ गया गाइस। तो यहाँ पे ये चौथा में कह रहा है गाइस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। यानी कौटिल्य है, कौटिल्य कौन था, कौटिल्य एक वैज्ञानिक था जो अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कौटिल्य अर्थशास्त्र को पिता भी कहा जाता है गाइस। आप लोग इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये किसके काल में आया था आप लोग थोड़ा बता सकते हैं, और ये किसका गुरु था गाइस बता सकते हैं आप लोग। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय थे, उनका गुरु थे ये कौन थे, उनका गुरु थे। और जो किसके शासन काल में राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले थे, तो मौर्य काल में गाइस। यहाँ पे मौर्य काल आप लोग याद करिएगा। तो गैस यहाँ पे 5वां क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं गाइस, तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। अगर आप लोग पढ़े हैं, अगर आप लोग पूरा अच्छे से सिलेबस अगर किसी सर से कंप्लीट किए हैं या पढ़े हैं या नहीं पढ़े या किताब में पढ़े हैं तो आप लोग बता दें। जैन धर्म तो नहीं होगा गाइस, यहाँ पे जैन धर्म तो नहीं होगा, शैव भी नहीं होगा, यहाँ पे जातक कथाएं बोल रहे हैं, वैदिक भी नहीं होगा गाइस। तो ये होगा आपका सही उत्तर हो गया गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से
संबंधित रखते हैं ये। तो ये गाइस बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं गाइस, बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गए हैं अशोक शिलालेख पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है गाइस, अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, यानी अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अगर आप लोगों का ये पढ़े होंगे किताब में अशोक के बारे में तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए गाइस। हम बताने के लिए तो हम बता देंगे, आप लोग बताइए कमेंट में ज़रूर। देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं और डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन अगर याद है तो हम भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बता दें, ये तो शारदा भी नहीं होगा, ये कुटिला भी नहीं होगा, कुटिला भी नहीं होगा, ये नागरी भी नहीं है। अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था गाइस, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो किताब में दिया हुआ है, अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था गाइस। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों के पास स्टडी करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसा मौका छोड़वाएं नहीं। इस चैनल को जितना से जितना शेयर करें। इस पर आपको सवेरे 7 बजे, फिर 9 बजे और फिर यहाँ पे आप लोग 12 और फिर 6 बजे तक ला टाइम दिया जाता है गाइस। ये कोई इसमें होता है क्या है कि हम सवेरे डालते हैं गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री का वीडियो बना के हम डालते हैं, आप लोग को मोबाइल से बनाते हैं। फिर पॉलिटिक्स का बनाते हैं गाइस, पॉलिटी का भी बनाते हैं, और फिर इकोनॉमिक्स का फिर ज्योग्राफी का भी बना के हम आप लोगों के लिए डालते हैं। सब में से 20-20 क्वेश्चन हम खोजते हैं गाइस, उसके बाद वहाँ पे हम पीडीएफ बना के आप लोगों को ऐसे करके ला रहे हैं। उस चैनल को आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पे, मुद्राओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मुद्राओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर आप अभिलेख के बारे में अध्ययन करते हैं तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, जैसे अशोक किस में अभिलेख में मिलता है, इस सब के बारे में। तो यहाँ पे गाइस इतिहास भी नहीं होगा, यहाँ पे पूरा तत्व भी नहीं होगा। तो आपका ले दे के सही आंसर बचा यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये सही आंसर है, सिक्का शास्त्र कहा जाता है। मुद्राओं का अध्ययन को सिक्का शास्त्र कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो फहियान किस धर्म से प्रभावित होकर भारत आए थे। ये पहले बता दें, आप लोगों से पूछना चाहता है, ये फहियान जो व्यक्ति हैं, ये फहियान व्यक्ति हैं, ये कहाँ से आए थे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बताने से आप लोगों का दिमाग के मेंटली है जो आगे बढ़ेगा, और ज़िंदगी में अगर क्वेश्चन आज भी आ भी जाए तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले बात करें 8वां, फहियान किस धर्म से संबंधित रखते हैं। तो गैस ये फहियान जो व्यक्ति थे वो चीन के थे, चीन से आए थे, ये भारत में आए थे। खासकर ये बिहार में आए थे ज़्यादा। खासकर अगर 9वां की किताब अगर पढ़े होंगे पाटलिपुत्र अध्ययन, तो आप लोगों को इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और इनको बारे में बताया गया होगा। तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ये भारत आए थे। अभी तक ला सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म मानते हैं तो चाइना के लोग भी ज़्यादा मानते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसी में 9वां क्वेश्चन आपका आ गया। 9वां प्रश्न है, हेनसांग ने किस ग्रंथ में भारत का विवरण लिखा था। अगर हेनसांग हैं जो किस ग्रंथ में भारत का विवरण लिखा था, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। तो सबसे पहले बता दें, इसका इंडिका भी नहीं होगा, महावंश नहीं होगा। महावंश के बारे में थोड़ा अगर आप जानते हैं तो बताइए। महावंश और दीपावंश कहाँ के थे, किस देश के थे, तो आप बताइए।
तो ये सबसे पहले बता दें आप लोगों को, ये महावंश थे जो श्रीलंका के थे। ये महावंश दीपावंश श्रीलंका में थे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो गया सबसे जाके बी, CUK। इस बुक हिंसांग ने बुक लिखे थे CUK, यानी CU की। इसमें लिखे थे हिंसांग ग्रंथ ने भारत का विवरण लिखा था, भारत के अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में लिखा था इसमें। चलिए गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे हम यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं 10। तो ये आ गया गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, 10वां क्वेश्चन है आपके लिए। 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 10वां क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला ग्रीक यात्री कौन था? अगर आप लोगों का पता है तो बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, सबसे पहले ग्रीक आदमी कौन आया था? जो ग्रीक अब आइए एक बात आओ बताइए, ग्रीक कहाँ से है? ये कमेंट में आप लोगों को बताना है, ग्रीक किस देश में है, आप लोगों को खोजना है मैप में। तो सबसे पहले बता दें, ये भारत आने वाला पहला ग्रीक यात्री स्ट्रूबो था। कौन था? स्ट्रूबो था। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनीज किस राज्य के दरबार में आया था? अगर आप लोग इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आप लोग सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ बताइए, सही से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आप लोग बताइए यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या समुद्रगुप्त? तो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समान। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस। यहाँ पे आप लोगों को बता दें, यहाँ पे भारत में आने वाला ग्रीक यात्री जो था, ये स्ट्रूबो नहीं था गाइस, ये मेगास्थनीज था। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गया गाइस, दिमाग में चलता है, आप लोगों को याद करके आप लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। ये मेगास्थनीज सबसे पहले ग्रीक यात्री आया था। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बता दी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, जो पहला ग्रीक आदमी था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, अब 12 क्वेश्चन पर जाते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस स्रोत से जानी जाती है? देखिए आप लोगों को बता दें यहाँ पे, जैसे भारत के प्राचीन स्रोत के बारे में जानना है तो एगो होता है लिखित, एगो होता है अलिखित, एगो दिखाई देने वाला, एगो ना दिखाई देने वाला। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि पूरा साहित्य से मिला है कि पूरा तात्विक से या विदेशी विवरण से या शिलालेख से। तो आप लोगों को सबसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में यानी उस दृश्य के बारे में बता रहा है, तो ये साहित्य तो नहीं होगा। साहित्य में कौन कौन आते हैं आप लोग बता दीजिए। ये ग्रंथ के बारे में आते हैं, ये ग्रंथ में है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब आते हैं जो साहित्य में आते हैं। पूरा तात्विक में ये आपका सही आंसर है 12 का बी, पूरा तात्विक साहित्य। हड़प्पा सभ्यता किस स्रोत से जानी जाती है? पूरा तात्विक स्रोत से जानी जाती है। जैसे हड़प्पा में आ गया मोहन, पूरा तात्विक में आ गया कौन कौन? हड़प्पा सभ्यता आ गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, इस सब के बारे में जो हमें साक्ष्य मिलता है उसी के बारे में, तो इसे पूरा तात्विक स्रोत कहा जाता है। विदेशी विवरण क्या होता है? आप लोगों को अगर पता है तो बताइए। विदेशी विवरण में होता है, जैसे हमारे देश में कौन कौन विदेश से आए हैं। जैसे मेगास्थनीज हमारे ग्रीक के सबसे पहले यात्री थे जो भारत में आए। चलिए आपका 13 क्वेश्चन के आप आंसर बताइए यहाँ पे।
13 क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। आपका 13 क्वेश्चन है, ताम्रपत्र अभिलेख किससे बने हैं? ताम्रपत्र अभिलेख हैं, ये तामा का पत्र है। ताम्रपत्र जो अभिलेख हैं किससे बने हैं? अगर आप लोग अगर इसका भी उत्तर नहीं देते हैं तो आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो जो हम कहते हैं, अगर पढ़ने का समय है तो आप लोग अगर पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव, तो थोड़ा आप अपने पास बुक भी रखें। बुक है, बुक के खोलें। अब बुक के खोलने के बाद पहले इसको ये चैप्टर, ये वीडियो के ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे। आपको बुक में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन आया। आप लोग इसे पूरा अच्छा से जान सकेंगे। तो आप यहाँ पे बता दें, हम यहाँ पे ये तांबे से लिखा जाता है। ये क्या तांबे से लिखा जाता था? ये तांबे से लिखा जाता था, लकड़ी से नहीं, पत्थर से नहीं, मृदभान से नहीं। ताम्रपत्र अभिलेख किससे बने होते? ये तांबे से बने हुए थे। चलिए आपका 14वां क्वेश्चन है आपको। अरे मिस्टेक कर दिया है लिखने में, नहीं ऐसे यहाँ पे कट गया है। अच्छा 14वां के छोड़िए, 15वां के बताइए। 15वां के छोड़िए, एक मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पे बताइए, संगम साहित्य किस भाषा से लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा से लिखा गया है? तो ये संस्कृत से लिखा गया है कि तमिल से, कि पाली में, कि प्राकृत भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया नहीं, पाली भाषा में भी नहीं, तो प्राकृत भाषा में नहीं। तो सबसे आपका सही उत्तर कौन हो गया? तो तमिल भाषा में संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संगम साहित्य से। तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था। चलिए अगले आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, टंके के धातु, यहाँ पे आप लोग देखिए, टंके किस धातु से बने होते थे? तो टंके किस धातु से बने होते थे? तो आपका बताइए यहाँ पे, टंके किस धातु से बने होते थे? तांबा से, सोना से, चांदी से, लोहा से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, टंके जो था वो तांबा से बना था। ये तांबा से बना है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? अगर आप लोगों को पता है इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था, इंडिया में आके इंडिया के बारे में विवरण किया था, और इंडिया के राजनीतिक और आर्थिक के बारे में यहाँ से लिख के ले गया और वो अपने ग्रंथ में लिखा है। तो वो कौन व्यक्ति है जो इंडिया के आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखे हैं? तो आपके उत्तर हैं, ऑप्शन ए में फहियान है, ऑप्शन बी में मेगास्थनीज है, ऑप्शन सी में हेनसांग है, ऑप्शन डी में इत्सिंग है। तो आपका सही उत्तर हो गया। आपका सही उत्तर आप बताइए। सबसे पहले जो भारत में आए थे वो कौन व्यक्ति थे? बताइए कौन व्यक्ति थे। अगर उत्तर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। तो बता, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया। सबसे पहले कौन व्यक्ति आए थे ग्रीक से? तब मेगास्थनीज। याद रखिएगा गाइस, मेगास्थनीज ये इंडिका ग्रंथ लिखे थे। इनका ग्रंथ है, ये ग्रंथ है जो लिखे हैं मेगास्थनीज ने। ये ग्रंथ मेगास्थनीज ने लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के इतिहास को कालक्रम में पुनः निर्मित करने का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत के इतिहास के कालक्रम को पुनः से निर्मित करने का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो मैंने कि हम कैसे उसे पुनः निर्मित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि पुराण से, या अभिलेख से, या यात्रा वृत्तांत से, या सिक्के से।
तो आपका सही उत्तर है, बता दीजिए। किससे हम पुनः निर्मित करते हैं, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हुआ उस घटना को। तो ये हम पुनः निर्मित करते हैं यहाँ पे हम लोग अभिलेख से। किससे? अभिलेख से पुनः निर्मित करने की कोशिश करते हैं। ये आपका बी आंसर सही हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन की ओर। रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए 18वां क्वेश्चन का उत्तर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे अधिक विवरण किस यात्री ने दिया है? यानी जो अपने विवरण यानी उसको खोजने के बाद वो जो विवरण होता है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पूरा बायोडाटा निकासा, वो कौन व्यक्ति हैं? और आपको लोगों को पता है तो बताइए। तो आपका मेगास्थनीज है, ऑप्शन ए में मेगास्थनीज, ऑप्शन बी में हेनसांग, ऑप्शन सी में फहियान, ऑप्शन डी में इत सिंह। ये सब भारत आए हैं गाइस। जिन्होंने सबसे ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण किया है तो वो व्यक्ति हैं यहाँ पे, आपको वो व्यक्ति यहाँ पे हैं, हेनसांग नाम हुए उनको। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन का उत्तर पता होगा। अब आ गया आपका अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे आपका 20 लास्ट प्रश्न है। महावंश दीपावंश किस क्षेत्र का ऐतिहासिक स्रोत माने गए हैं? अगर इसको हम शुरू में ही बताए हैं कि किस क्षेत्र का, अगर आप लोग नहीं फिर भी माइंड में अपना नहीं रख पा रहे हैं तो ये आपको बहुत सरदर्द बना सकता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। आपको याद यहाँ के हो जाएगा गाइस। अगर आप लोग मेरे बातों को ध्यान देते हैं, भले ही आज हम पहले वीडियो बना रहे हैं तो भले ही बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए हम अगर हमारे बोली थोड़ा सा अच्छा ना लगे या बोलने से हमारा कुछ भी गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई समझ के या अपने छोटे भाई ये समझ लेना भाई। तो सबसे पहले बता देते हैं, दीपावंश और महावंश किस क्षेत्र का ऐतिहासिक स्रोत माना गया है? तो ये तो आपका ऑप्शन है सीधे, ऑप्शन नंबर ए में नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी में अफगानिस्तान। तो आपका सही उत्तर है। उत्तर पता है तो कमेंट में बताएं, झटके उत्तर पता है तो कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो ऑन करें अपलोड करें उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो हमारा देख सकते हैं। टाइम टेबल याद कर लीजिए आप लोग, सवेरे 7 बजे से रहेगा, फिर 9 बजे है, 7 9, फिर फिर 12 बजे है, फिर जाके 6 बजे है। ये 4 हैं जो टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे सबसे बढ़िया, अगर आप इस उत्तर जानिए तो सबसे देखिए, महावंश दीपावंश थे जो विदेशी विवरण के बारे में जाना गया, तो ये श्रीलंका को कहा जाता था। श्रीलंका में थे महावंश दीपावंश के जो राजा थे उनका था। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को कैसा अगर समझ में आया होगा हमारा वीडियो तो शेयर कर दीजिए, ताकि एक शेयर से उन भाइयों का भी निदान हो जाए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा यही आशा है। तो अब आज तक यहीं तक रहते हैं, फिर कल से आते हैं आपके सामने नया हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर। तो बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।